हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि हमारा सब्जेक्ट होने वाला है बेगला 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। आई होप आप सभी को पता होगा इसका एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उस वजह से भी ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या ही हो सकता है, राइट। तो बेसिकली इस चैनल का मोटिव ही यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड कराना, सो दैट आप अच्छे से एग्जाम में अपना एग्जाम करके आए, ठीक है। तो बेगला 138 देखते हैं। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड है, तो इसमें पैराग्राफ्स एंड डायलॉग राइटिंग वगैरह हो गया, ये सभी चीजें जो है ज्यादा आती हैं, देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो अगेन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पैसेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप पैसेज को पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन अगर आप चाहें, ठीक है। कुछ इस तरीके का पैसेज है आपका, और इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर आपने ये पैसेज पढ़ा है तो उस पे उसके बेस्ड पे आपको कुछ चीजें बतानी है कि क्या आपने वहां पे लर्न किया, क्या क्या चीजें हैं। अगर आप चाहें तो देखिए, ये क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। हमारे ए बी सी डी चार क्वेश्चंस है, और ई भी है, ई एफ जी ए, ठीक है। तो अब इनके सॉल्यूशंस को अगर आप देखेंगे, पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस को देखने का यहाँ पे ज्यादा कोई मोटिव है नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो पैराग्राफ तो चेंज होते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हालांकि आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे एग्जाम में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैसेज, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। ये बी हो गया हमारा, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो हालांकि इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इसी इसी से रिलेटेड है, पैसेज से रिलेटेड ही है हमारा, कि 5 मेन स्ट्रेटजीज दैट शुड बी अधेयर्ड फॉर द एनहांसिंग द स्किल ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी पैसेज। तो ये किसी भी पैसेज को अगर आपको पढ़ना है, तो हमें इसे 5 मेन स्ट्रेटजीज के बारे में यहाँ पे बताना है, जो हमें इनहांस करते हैं हमारे स्किल को। कौन सी स्किल? रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल को। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बता सकते हैं कि कैसे हमारा एक्टिव रीडिंग जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अगर आप किसी पैसेज को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस चीज को, किसी भी चीज को आप एक्टिवली रीड कर सकें, ठीक है, ठीक है। और खासकर जब पैसेज की बात आती है, तो उसमें वोकैबुलरी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो वोकैबुलरी का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट का आपका एनालिसिस करने आना चाहिए, तभी तो आप उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है। और टेक्सचुअल एनालिसिस भी आना चाहिए कॉन्टेक्सचुअल के साथ साथ। रिफ्लेक्टिव रीडिंग हो गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होता है पैसेज आफ्टर रीडिंग इट, कि आप जब आप पैसेज को रीड कर लेते हैं तो उसमें क्या चीज जो है रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके थ्रू आप जो आपका रीडिंग स्किल है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, अभी तक तो ये वीडियो बस ऐसी थी, अब यहाँ से असली वीडियो स्टार्ट होती है, असली क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पैसेज वगैरह तो कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, राइट। तो कम्युनिकेशन के 7 Cs क्या होते हैं? तो इसमें 7 Cs होता है हमारा, पहला क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस। क्लैरिटी मतलब कि जो भी मैसेज आया है वो सामने वाले ने और जिसने जो भेजा है वो अच्छे से समझा गया या नहीं, कहीं गलत मिसअंडरस्टूड तो नहीं हो गया, मिस इंटरप्रेटेड तो नहीं हो चुका है, ठीक है। तो वो चीजें, क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों में। कॉन्शियसनेस होना चाहिए, एक्सप्रेस योर थॉट इन अ कंसाइज मैनर यूजिंग ओनली नेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स को यूज ना करें, ठीक है। और रिपीट ना करें किसी वर्ड को, कॉन्साइजनेस का यूज करें, ठीक है। और कंप्लीटनेस, मतलब आप जो बात बोलना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करें, आधे अधूरे बीच रास्ते में ना छोड़ दें, ठीक है। और करेक्टनेस, अगर आपने गलती से कुछ गलत बोल दिया तो उसको करेक्ट करने का, या ग्रामेटिकली करेक्ट करना, या लैंग्वेज जो है उसको करेक्ट करने की एबिलिटी रखें अपने साथ, ठीक है। कोहेरेंस, इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन कनेक्ट आइडियाज टू हेल्प द रिसिपिएंट फॉलो योर ट्रेन ऑफ थॉट्स, मतलब आप जो जिस विचार से बोलना चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो चीज सामने वाला सोच रहा है नहीं उस तरीके से। कोर्टेसी है, इसमें क्या होता है? कम्युनिकेट अ पोलाइट, मतलब आपको रिस्पेक्टफुल और मैनर के साथ कम्युनिकेट करना है, ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। और 7 हमारा होता है कंसिडरेशन, ठीक है।
कंसिडरेशन मतलब उस चीज को आप किस तरीके से समझ रहे हैं या नहीं, रिप्रेजेंट इंटरप्रेटेड किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 7 CS थे: क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कोर्टेसी एंड कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस वन कैन आस्क वन सेल्फ टू रीड क्रिटिकली। क्रिटिकली रीडिंग इन्वॉल्व क्या करता है, तो उसमें देखिए, जब आप किसी भी चीज को मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से समझने के लिए ना आपको कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट चल रहा है या जो मैसेज है वहाँ पे मेन मैसेज क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है। फिर एविडेंस और एग्जाम्पल्स के बारे में पता करते हैं आप। ठीक है, फिर लॉजिकल फैक्ट्स का देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। और जो जो भी ऑथर है उस पर्टिकुलर पैसेज की अगर हम बात करते हैं, तो जो पैसेज लिख रहा है ऑथर, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, और वो यहाँ पे कौन सी सिंबोलिज्म का थीम्स का यूज किया गया है, कौन से टेक्स्ट जो है रिलेटेड है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। ये सभी जब क्वेश्चन आप पूछते हैं तो किसी भी चीज को क्रिटिकली आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। ठीक है, बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस रीडर्स कैन engage critically with the text. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। यहाँ पे आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। देखिए, अगेन मैं कहूंगी, डायलॉग राइटिंग राइटिंग लिखने का फॉर्मेट कैसा है वो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी कि यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक मूवी दी गई है। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि क्या तुम मुझे कंपनी दोगे, तो किस तरीके से बोलोगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है, आई वॉज थिंकिंग हाउ आर यू, और आई वाज थिंकिंग टू वॉच अ मूवी। फिर सामने वाला फ्रेंड बोलेगा यस श्योर। ऐसे करके ये चीजें जो होगी, ये बेसिकली आपको खुद खुद से सोचना होगा कि अगर आपको किसी फ्रेंड को मनाना है तो क्या बोलेंगे आप। जो बात आप हिंदी में बोल रहे हैं जस्ट उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, हो गया आपको डायलॉग राइटिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके का फ्रेम होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से लास्ट में आप खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ना आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are the elements that contribute to a sound plot according to E.M. Foster? जब हम साउंड प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज है जो कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टोरी, फिर कैरेक्टर्स आते हैं। फिर जो स्टोरी है और जो कैरेक्टर्स है उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस चीज से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले निभाता है। कैजुअलिटी की मतलब उसका एंड इफेक्ट क्या हो रहा है, रिलेशनशिप जो है इवेंट्स के बीच में वो अच्छा है कि नहीं, मतलब एक्शन जो हो रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस वाइज चीजें होनी चाहिए और टाइमलाइन सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ फिर अचानक से कुछ और बता रहे फिर अचानक से कुछ और, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो हमारे साउंड प्लॉट में होती हैं अकॉर्डिंग टू E.M. फोस्टर। ठीक है, ये देखिए, सरप्राइज हो गया, सस्पेंस हो गया, है ना। So, by incorporating these elements into a plot, Foster believes that writers could create engaging narratives that resonates with readers and provide a satisfying reading experience। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप ये चीजें ध्यान देते हैं तो एक तरीके से जो आप रीड करेंगे ना वो आप उसके लिए सेटिस्फाइंग होंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको जरूर लिखना है कि साउंड प्लॉट में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। देखिए, नाम से पता चल रहा है इंटेंसिव मतलब जब आप किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट लेंथ का होगा वो, और एग्जैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। मतलब बहुत मतलब छोटा लेंथ का टेक्स्ट है और उसमें ना आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो इंटेंसिव रीडिंग होता है। ठीक है, और जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना, ये रीडिंग जो होता है बहुत ही लॉन्गर टेक्स्ट होगा यूजुअली। ठीक है, और ये क्या होता है, खासकर आप खुद के प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, जैसे कुछ लोगों को नॉवल पढ़ने की आदत होती है तो वो अपने प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया। ठीक है, और इंटेंसिव रीडिंग में आप किसी इन्फॉर्मेशन, जैसे पैसेज पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, वो पैसेज में आप आंसर ढूंढने के लिए तो उस पैसेज को पढ़ रहे हैं जब आप एग्जाम में पढ़ रहे हैं, तो वो इंटेंसिव रीडिंग हो गया। और एक्सटेंसिव रीडिंग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, किसी को नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, अपने खुद के प्लेजर के लिए लॉन्ग जो टेक्स्ट होते हैं उसको पढ़ते हैं वो। नेक्स्ट हमारा, नेम सम ऑफ द रीडिंग
readiness exercises and explain how memory training helps in reading readiness. तो बेसिकली रीडिंग रेडीनेस जो है ये एक्सरसाइज जो है इंक्लूड करता है, जैसे कि हम लेटर के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फोनेमिक, जिससे आप देखते होंगे किसी बड़े सेंटेंस को याद करने के लिए, किसी बड़े पैराग्राफ को याद करने के लिए ना आप फर्स्ट वर्ड उठा के ये कोई वर्ड बना देते हैं या कोई लेटर बना देते हैं। तो वो चीज यहाँ पे उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फोनेमिक्स बना लेते हैं, अवेयरनेस एक्टिविटी बना सब बता देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। अभी हमने डिस्कस किया इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, और यहाँ पे एक और होता है हमारा स्कीमिंग। इसमें क्या होता है ना, जब आप किसी भी चीज को क्विकली बस ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्कीमिंग। ठीक है, व्हेन वी क्विकली रीड द टेक्स्ट टू ग्लीन द गेस प्रोसेस, मतलब ये चीज है क्या, मतलब इस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बस एक ग्लिम्सम लेने के लिए आप इसके बस क्विकली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इन दिस टेक्निक क्या होता है, वन जो होता है वो रीड करता है जस्ट फॉर मटेरियल टू शिफ्ट टू इन सेंस ऑफ द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडिया। मतलब जो भी टेक्स्ट है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जस्ट उसको समझने के लिए जस्ट आप क्विकली ऐसी गो थ्रू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हमारा होता है स्कीमिंग। ठीक है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और स्कीमिंग। और एक हमारा होता है स्कैनिंग, मतलब जब आपने स्कैनिंग एक होता है हमारा, जब आप किसी भी चीज को स्पीड में पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइंड फॉर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। देखिए स्कीमिंग क्या था हमारा, ऊपर देखते हैं एक मिनट। स्कीमिंग क्या था, जब आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं फॉर द इंफॉर्मेशन की ये चीज है क्या, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, बट स्कैनिंग में क्या होता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, बट फॉर पर्टिकुलर डाटा या नेम या कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आप ऐसे ऐसे स्कैन करते हैं ना, हाथों को ऐसे ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर स्कैन करते हैं, तो वो चीज स्कैनिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएट करना है रिदम एंड स्ट्रेस में। रिदम क्या होता है, एक बेसिकली पैरासोडिक और पैरामीटर होता है। ठीक है, और स्ट्रेस क्या होता है, डिफाइन एज द रिलेटिव प्रेस। जब आप गाना सुनते हैं ना, तब आप देखेंगे गाने की बात हो रही है यहाँ पे, म्यूजिक में रिदम हमारा जो ऊपर नीचे चला जाता है, और स्ट्रेस क्या होता है, एक ही सुर को हम बहुत लंबा खींचते हैं। ठीक है, फॉलिंग और राइजिंग वही है हमारा, कि जब आप सुर लगाते हैं तो अचानक से ऊपर जाना या अचानक से नीचे आ जाना। ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। Next, explain the strategies to efficient study reading the steps that are kept to be in the mind while summarizing a paragraph। किसी भी पैराग्राफ या चैप्टर को समराइज करते टाइम में कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इफिशिएंट स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले जब समराइज कर रहे हैं किसी भी पैराग्राफ या उसको, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका मेन आइडिया क्या है या की सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है यहाँ पे, वो चीज गैदर करना। ठीक है, वो चीज इकट्ठा कर लेना, और फिर उसके बाद कंशियस और क्लियर लैंग्वेज को यूज करना, और हो सके तो छोटा छोटा लिखना। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको समराइज कर रहे हैं तो एज इट इज उतार लेंगे, नहीं, उसमें कुछ खुद के भी कुछ वर्ड्स को ऐड ऑन करना, और मेन मेन पॉइंट्स और टॉपिक्स को इंक्लूड करना ही हमारा समराइजिंग में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और चीज को समरी बनाने से पहले आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए उसकी, तभी आप समरी बनाएं, और इम्पोर्टेंट चीजों को ऐड करें, अननेसेसरी चीजों को ऐड ना करें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। तो यहाँ पे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि इसमें ना आपको पैसेज देखने को मिलेगा, डायलॉग राइटिंग हो गया, ऐसे हो गया, शॉर्ट नोट लिखना हो गया, या फिर जो हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखे जैसे कि व्हाट द 7 CS एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, जैसे कि ये था ना 7 CS हो गया हमारा। ठीक है, और ये रीडिंग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग हो गया हमारा। ठीक है, और साउंड प्लॉट हो गया, इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।